हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस इकोनॉमिक्स और वी कुड से माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट of all, we will understand the meaning of the profit, gross profit, net profit. What is the difference between the gross profit and net profit? Then we will understand the various theories of profits, dynamic theory of profits, innovation theory of profit, uncertainty theory of profit, and risk taking theory of profit. तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा जो प्रॉफिट का चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री मॉक टेस्ट, फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज प्रोवाइड करती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमी एंड मैनेजरल इकोनॉमिक्स यहाँ पे स्ट्रक्चर कोर्सेज के रूप में अवेलेबल है। सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट, देन वी विल अंडरस्टैंड ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है एक रेजिडुअल इनकम है। जैसे हमें पता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड है तो उसको रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलती है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और जो बाकी रह जाता है वो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट जो है फैक्टर इनकम है जो कि उद्यमी को मिलती है जिसने बिजनेस को सेट किया है, जो कि रिस्क बेयर करता है, और जो इनकम उसको प्राप्त होती है दैट इज नोन एज ए प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है सरप्लस इनकम है। प्रॉफिट को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। अगर हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा है तो प्रॉफिट है, अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम है तो लॉस है। तो ये पॉजिटिव रेजिडुअल प्रॉफिट जो होता है हमेशा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होती है, पॉजिटिव रेजिड्यू है। जैसे उसने फर्नीचर बनाया कॉस्ट ऑफ 8,000 और उसको सेल किया 10,000 पे, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है 10,000 माइनस 8,000 2,000 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रॉफिट जो है एंटरप्रेन्योरशिप को उसकी सर्विसेज के लिए रिवॉर्ड देता है। तो प्रॉफिट मे बी कंसिडर ए रिवॉर्ड फॉर मेकिंग इनोवेशंस, रिस्क लेने के लिए, और जो मार्केट के अंदर इम्परफेक्शंस होती हैं उस वजह से एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट अवेलेबल होता है। रेजिडुअल इनकम है, जैसे मैंने आपको बताया कि देखो लैंड को, लेबर को, कैपिटल को देके जो हमारे पास बच जाता है एंड में वो रेजिडुअल इनकम है जो कि उद्यमी को दी जाती है। और यहाँ पे प्रॉफिट की मात्रा जो है, क्योंकि कंडीशन एक जैसी नहीं रहती, कभी डिमांड ज्यादा है कभी डिमांड कम है, तो उस सिचुएशन की वजह से हमारा प्रॉफिट भी फ्लक्चुएट कर सकता है। और प्रॉफिट नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव उस सिचुएशन में होता है जब हमारा रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा है। जैसे हमने कोई चीज बनाई, उसकी वैल्यू है 9,000 की कॉस्ट, लेकिन उसको सेल हमने किया 7,000 पे, तो वहां पे हमारा प्रॉफिट नेगेटिव है क्योंकि हमें लॉस हुआ 2,000 का। तो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से जब हम टोटल रेवेन्यू के अंदर से एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, तो जो टोटल कॉस्ट होती है इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है जो हम एक्चुअल में पे करते हैं, जैसे हमने सैलरी पे की है, रॉ मटेरियल परचेज किया है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट जिसको हम आउट ऑफ पॉकेट पे कॉस्ट कहते हैं, जो चीज हम खरीदते हैं उसके लिए पेमेंट करते हैं। तो टोटल रेवेन्यू से जब हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस करते हैं तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो मान लो टोटल रेवेन्यू हमारा 20,000 का है और जो हमने इंटरेस्ट एक्चुअल में पे किया है, मतलब पे किया है आउटसाइडर्स को, रेंट वेजेस इंटरेस्ट 10,000 है, तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट 20,000 माइनस 10,000, ये आ जाएगा 10,000। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ओन कैपिटल, वेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ओन लैंड, रेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स लैंड, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस चार्जेस एंड प्योर प्रॉफिट। So these are the component of the gross profit. Interest on entrepreneur's own capital, wages of entrepreneur's labor, rent on entrepreneur's land, depreciation charges, insurance charges, and the net profit. नेट प्रॉफिट का अर्थ होता है ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से इम्प्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर दो। देखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है जो हम आउटसाइडर्स को पे करते हैं, जो आउट ऑफ पॉकेट से कॉस्ट हमारी मूव करती है, जो हम खर्चे करते हैं।
इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया, तो उसके अंदर से एक था कि मैं बाहर से भी लोन लेके ले सकता हूँ, यहाँ पे मैंने अपना पैसा उसके अंदर डाल दिया, तो ये सेल्फ सप्लाइड फैक्टर है। और उसी तरह क्या है कि जैसे अपनी लैंड यूज कर ली तो उसका नोशनल रेंट, अपना पैसा लगा दिया तो उसका नोशनल इंटरेस्ट, उसी तरह ही लेबर हायर करने की जगह पे मैंने खुद ने काम किया, तो ये हम किसी को पे नहीं करते इसकी जो है, क्योंकि ट्रू कॉस्ट को जानने के लिए हम जो नोशनल खर्चे होते हैं वो भी डालते हैं। तो नेट प्रॉफिट के अंदर से जब हम ग्रॉस प्रॉफिट को अंदर से माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है प्योर प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट जो होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है जहाँ पे हम फैक्टर जो होते हैं खुद के सप्लाई करते हैं, बाहर से नहीं लेते, पर ट्रू कॉस्ट जानने के लिए हमें इम्प्लिसिट कॉस्ट भी डालनी पड़ती है। जैसे एंटरप्रेन्योर ने अपना लैंड यूज कर लिया जिसके ऊपर वो बिजनेस कर रहा है, अपना पैसा बिजनेस के अंदर डाल दिया, या अपनी लेबर वो उसके अंदर यूज कर रहा है। तो उसी तरह जो प्योर प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है, उसके कंपोनेंट है रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, reward for uncertainty, reward for ability, monopoly, windfall gains, and reward for innovation. तो ये हमारे नेट प्रॉफिट के एलिमेंट्स है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर नेट प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है ग्रॉस प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट जो है नैरो टर्म है, जब टोटल रेवेन्यू के अंदर से हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस करते हैं तब नेट प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, बट नेट प्रॉफिट के अंदर हम इम्प्लिसिट कॉस्ट को माइनस करके निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से। नेट प्रॉफिट जो है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर नहीं किया जाता है, जबकि ये ग्रॉस प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है, क्योंकि वहां पे हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। लेकिन नेट प्रॉफिट जो होता है बेसिकली इट इज नॉट अर्न अंडर सर्टेन कंडीशन इन द लॉन्ग रन, ओनली ए पार्ट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट इज obtained। रियल लॉस जो होता है वो हमें इंफॉर्मेशन उसकी मिलती है जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम होता है, तो वो हमारा जो है रियल लॉस होता है। तो प्रॉफिट एंड प्राइस, इस प्रॉफिट ए पार्ट ऑफ प्राइस, देखो जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो जो है बेसिकली जो है मिनिमम अमाउंट विच इज नेसेसरी टू कीप द एंटरप्रेन्योर इवन इन ए गिवन बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉफिट, कि जो एंटरप्रेन्योर को हमें मिनिमम इतना अमाउंट तो देना चाहिए ताकि वो बिजनेस के अंदर टिका रहे, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, और ये नॉर्मल प्रॉफिट जो है प्राइस का हिस्सा होता है। लेकिन जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है ये प्राइस के अंदर एंटर नहीं करता, ये प्राइस के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता, क्योंकि आपकी मोनोपोली पोजीशन की वजह से आपको, या कई बार अचानक की डिमांड बढ़ जाती है, या एंटरप्रेन्योर उद्यमी है, एबल है, अपने बिजनेस को सही ढंग से मैनेज कर रहा है, तो उसकी वजह से उसको जो मतलब प्रॉफिट मिलता है जो कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, कि जो नॉर्मल प्रॉफिट से अब मिलता है, तो वो प्राइस के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता। तो नाउ वी विल सी वेरियस थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। जैसे डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि हर थ्योरी ने, किसी ने कहा कि ये डायनामिक सिचुएशन, किसी ने कहा इनोवेशन, किसी ने कहा रिस्क, किसी ने कहा अनसर्टेनिटी बेयरिंग के लिए। तो सबसे पहले हम थ्योरी करते हैं डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। तो डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो है दैट इज गिवन बाय जेवी क्लार्क। प्रॉफिट जो एक डायनामिक सेक्टर, डायनामिक होता है कि सिचुएशंस कांस्टेंट नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है, तो यहाँ पे प्रॉफिट उत्पन्न होता है डायनामिक सिचुएशंस की वजह से। और यहाँ पे जो स्टैटिक कंडीशन होती है जिसके अंदर सब कुछ सधे रहता है, जैसे मतलब डिमांड नहीं चेंज होती, तो वहां पे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, पता है कि इतनी डिमांड है, इतना हम सप्लाई कर रहे हैं, तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, तो वहां पे कोई रिस्क और अनसर्टेनिटी नहीं होती, तो हर एक फैक्टर को उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर रिवॉर्ड मिल जाता है। प्रॉफिट जो है तब उत्पन्न होता है जब सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर गैप होता है। तो स्टैटिक कंडीशन के अंदर जैसे डिमांड सप्लाई साइज ऑफ पॉपुलेशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, तो डेफिनेटली वहां पे हमें जो है प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि वहां पे कोई रिस्क नहीं फेस करते, और हर एक फैक्टर को उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अंदर जो है रिवॉर्ड मिलता है, और जो इवनली है नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट के अंदर ये जो प्राइस है डेट इज डिटरमिन्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई, AR is equal to MR, तो दिस इज आवर कॉस्ट कर्व AC, और MC जो है इसके मिनिमम पॉइंट से गुजरता है, तो दिस इज
जहाँ पे MC इज इक्वल टू MR और MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जितनी प्राइस है उतनी ही कॉस्ट है। तो यहाँ पे डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट के अंदर जो है जैसे यहाँ पे स्टैटिक कंडीशन के अंदर जैसे ER इज इक्वल टू AC तो कोई प्रॉफिट नहीं है। एंटरप्रेन्योर को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलते हैं। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो है ER है और एवरेज कॉस्ट जो है दोनों बराबर है। तो ये स्टैटिक कंडीशन के अंदर जो एंटरप्रेन्योर है उसको नॉर्मल प्रॉफिट ही अवेलेबल होता है। अकॉर्डिंग टू क्लार्क बट कंपैरेटिव स्टैटिक सिचुएशन एग्जिस्ट करती हैं। जैसे पॉपुलेशन के पैटर्न में चेंजेस होती हैं तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज हो जाती है, या डिमांड के पैटर्न में चेंजेस होती हैं, या क्वांटिटी ऑफ कैपिटल में चेंजेस आती हैं, या टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में या मैनेजमेंट के अंदर जो चेंजेस आती हैं। तो कंपैरेटिव स्टैटिक कंडीशंस की वजह से भी क्या होता है कि प्रॉफिट उत्पन्न होता है। तो ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन द पॉपुलेशन एंड पैटर्न ऑफ डिमांड देयर विल बी इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड। और अगर डिमांड हमारी पहले से बढ़ जाती है तो डेफिनेटली वहां पे हमें प्रॉफिट होगा। और उसी तरह क्या है कि जैसे प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस आती हैं या स्टॉक ऑफ कैपिटल के अंदर चेंजेस आती हैं, उसकी वजह से भी हमारी सप्लाई बढ़ती और घटती है। तो कॉस्ट और प्राइस के अंदर चेंजेस आती हैं। अगर हमारा रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट है, बट अगर रेवेन्यू कॉस्ट से कम है तो हमें लॉस है। तो ये डायनामिक सिचुएशन की वजह से क्या है कि जो असंतुलन पैदा होता है और जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट उत्पन्न होता है। इसको प्रोफेसर नाइट ने क्रिटिसाइज किया है कि हर तरह की चेंजेस जैसे क्लार्क ने कहा कि चेंजेस की वजह से प्रॉफिट उत्पन्न होता है। चेंजेस दो तरह की होती है, क्लार्क नाइट ने कहा। एक एंटिसिपेटेड चेंजेस होती है जिसको हम फोर्स ही कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उसके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और जो अनसर्टेन चेंजेस होती हैं उनको हम नहीं देख सकते। तो अकॉर्डिंग टू नाइट अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज मोर यूजफुल। तो ये जो थ्योरी है इस बात को इग्नोर करती है कि हमने रिस्क लिया है तो रिस्क टेकिंग का जो रिवॉर्ड है प्रॉफिट है, तो इस चीज को ये नजरअंदाज करती है। Now we will see the second theory, that is innovation theory of profit, that is given by Professor J.A. Schumpeter. अब हम देखते हैं इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। इनोवेशन का मतलब होता है जिसको शुम्पीटर ने डेवलप किया। इनोवेशन को उन्होंने ब्रॉड सेंस के अंदर जो है डिफाइन किया है। देखो यहाँ पे वो सारी इन्वेंशन और चेंजेस जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है, या हम ये कहते हैं कि इनोवेशन हुई है जिसकी वजह से हमारा एवरेज रेवेन्यू इंक्रीज हो गया और जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट और रेवेन्यू का जो गैप है वो बढ़ गया। तो मतलब इनोवेशन को उन्होंने इस ढंग से डिफाइन किया है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट उत्पन्न होता है क्योंकि इनोवेशन की वजह से डायनामिक चेंजेस आती हैं। तो इनोवेटर जो है यहाँ पे जो शुम्पेटर ने इनोवेशन थ्योरी दी है तो उसने जो इनोवेटर का रोल एंटरप्रेन्योर को दिया है वो कैटलिस्ट नहीं है। एंटरप्रेन्योर का मतलब है कि जो नई चीजें जो है बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। अगर एक सेक्टर के अंदर या एक फील्ड के अंदर इनोवेशन होती है वो दूसरे फील्ड को भी इफेक्ट करती है। और प्रॉफिट जो है इनोवेशन की वजह से उत्पन्न होता है। और इशू इनोवेशन का मतलब होता है कोई न्यू एंड यूजफुल थिंग। और यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट भी हम लॉन्च कर सकते हैं, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन भी हो सकता है, न्यू मार्केट पे टैप कर सकते हैं, या कहीं ऐसा सोच जहाँ से हमें न्यू सोर्स जहाँ से हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल है, या इंडस्ट्री को हम एक नए एंड यूजफुल तरीके से रीऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा शुभपीटर ने कि प्रॉफिट एक टेम्पररी फिनोमिना है क्योंकि जब हम इनोवेशन इंट्रोड्यूस करते हैं तो कुछ देर के बाद जो होता है दूसरे लोग जो होता है उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो प्रॉफिट जो है जब इनोवेशन इंट्रोड्यूस होती है तो उसकी वजह से उत्पन्न होता है, लेकिन धीरे धीरे वो इनोवेशन जब खत्म हो जाती है तो प्रॉफिट भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया कि यहाँ पे सिर्फ इनोवेशन बट प्रॉफिट को जो प्रॉफिट उत्पन्न होता है तो और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। अनसर्टेनिटी को नहीं उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी मतलब प्रॉफिट को ये नहीं माना कि रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग है। और ये जो थ्योरी है दैट इज इनकम्प्लीट थ्योरी क्योंकि इसमें सिर्फ इनोवेशन के ऊपर ही फोकस किया गया है। थर्ड थ्योरी जो है दैट इज द रिस्क बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। इट इज एसोसिएटेड विद अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एफ बी हॉले। तो यहाँ पे रिस्क उन्होंने कहा कि जो उद्यमी है उसका काम क्या है, रिस्क को उठाना, जोखिम को उठाना। क्योंकि जब हम चीजों को बनाते हैं, जब चीजों को सेल करते हैं तो उसके अंदर काफी गैप होता है, तो उसमें काफी सारी चेंजेस अगर करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू होले कि प्रॉफिट जो है दैट इज नॉट द रिवॉर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एंड ऑल्सो ऑफ कोऑर्डिनेशन।
क्योंकि एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, तो उसकी वजह से उसको प्रॉफिट मिलता है। तो उनके अकॉर्डिंगली देयर आर 4 काइंड्स ऑफ रिस्क। रिप्लेसमेंट रिस्क है, जैसे एसेट जो होती है वेयर एंड टेयर के कारण उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम जो इसको है कैलकुलेट कर सकते हैं और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी शामिल होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉफिट उत्पन्न नहीं होता। रिस्क पेपर जो होता है प्रोडक्शन और सेल के अंदर गैप होता है, तो उसके अंदर बहुत सारी जिसको हम चेंजेस को नहीं देख सकते, असेस नहीं कर सकते, वो चेंजेस आकर कर सकती हैं। तो एंटरप्रेन्योर को अगर वो चेंजेस नेगेटिव है तो एंटरप्रेन्योर को लॉस बेयर करना पड़ता है। तो वो तभी रिस्क लेगा जब उसको उसके बदले में रिवॉर्ड मिले। तो अनसर्टेनिटी है कि रिगार्डिंग रिस्क रिगार्डिंग द अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट। उसी तरह ऑब्सोलेंस का मतलब होता है आउटडेटेड हो जाती है। देखो इसको हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने मशीनरी खरीदी है, ये महीने बाद, 6 महीने बाद, 6 साल के बाद ऑब्सोलीट होएगी। सर्टेनिटी के साथ नहीं कर सकते कि न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो उसके साथ ये ऑब्सोलीट होगी या नहीं। So according to Howley, profit of an enterprise is not the reward of management or coordination, but risk and responsibility की वजह से। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। को भी क्रिटिसाइज किया गया है कि यहाँ पे जो रिस्क बेयर करने के लिए नहीं, इट इज फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क। कि जहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर है उसकी कोशिश होती है कि मैंने रिस्क को रिड्यूस करना है, तो प्रॉफिट जो है दैट इज द रिवॉर्ड फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क, नॉट फॉर टेकिंग द रिस्क। तो हर तरह के रिस्क का रिवॉर्ड नहीं है। कुछ रिस्क हम देख सकते हैं जिसकी हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जैसे हमें लगता है कि आग लग जाएगी, तो ये एक नैरो थ्योरी है। तो यहाँ पे प्रॉफिट और रिस्क के बीच में सीधा संबंध नहीं होता कि ज्यादा रिस्क तो ज्यादा प्रॉफिट। लास्ट थ्योरी जो है दैट इज द अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। Uncertainty bearing theory of profit that is given by Knight in his book Risk, Uncertainty and Profit 1921 में पब्लिश हुई थी। बुक का नाम था रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट। उन्होंने कहा कि प्रॉफिट जो है दैट इज द रिवॉर्ड फॉर जो अनिश्चितता हम फेस करते हैं उसकी वजह से। कि जो देखो यहाँ पे क्या है कि एक चीजें होती है जिसको हम देख सकते हैं और जिसकी हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। जैसे हमें लगता है कोई चीज स्टील हो सकती है, फ्लड आ सकता है, फायर लग सकती है, तो उन चीजों की हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग अनइंश्योरेबल, जिनको हम नहीं इंश्योर करवा सकते, जो फ्यूचर के अंदर अनिश्चितता की वजह से हमें रिस्क बेयर करना पड़ता है। प्रॉफिट जो है दैट इज नॉट द रिवॉर्ड फॉर मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द बिजनेस। तो यहाँ पे हमने अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को बेयर किया है, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट मिला है। तो टाइप्स ऑफ रिस्क जो है, सडन रिस्क जिनको हम देख सकते हैं, इंश्योरेंस करवा सकते हैं। जो रिस्क फोर्सिएबल है, मतलब जिनको हम देख सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फायर की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, जिनकी हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अनसर्टेन रिस्क जो होता है जिसको हम देख नहीं सकते, जहाँ जो अनिश्चितता को जन्म देता है, जैसे कॉम्पिटिटिव रिस्क है, अनसर्टेनिटी इन मार्केट है, इंटरफेरेंस है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, बिजनेस साइकिल्स है। ये जो रिस्क होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते या इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। कॉम्पिटिटिव रिस्क होता है जैसे कोई न्यू फर्म एंटर कर जाती है या न्यू प्रोडक्ट एंटर कर जाता है। टेक्निकल रिस्क होता है कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ऐसी निकाल देती है जो हमारे लिए फेवरेबल भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। जो हो सकता है कॉस्ट को बढ़ा दे या प्राइस को लो कर दे, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है लो हो जाए या लॉस हो जाए। उसी तरह ही बिजनेस रिसेशन आता है या डिप्रेशन होता है, तो जिसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है। इसके जो मेन फीचर हैं, अनसर्टेनिटी और अनश्योरेबल रिस्क एज द बेस ऑफ प्रॉफिट। के प्रॉफिट हम इस वजह से, अनिश्चितता की वजह से, जिस रिस्क को हम इंश्योर नहीं करवा सकते, जिस रिस्क को हम असेस नहीं कर सकते। तो इंश्योरेबल एंड अनश्योरेबल के अंदर डिफरेंस है। इंश्योरेबल होता है जिसको हम देख सकते हैं, जिसके हम पहले से प्रोविजन कर सकते हैं। अनइंश्योरेबल रिस्क जो होते हैं जिसको हम असेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जैसे अनसर्टेन रिस्क, जैसे कॉम्पिटिटर आ सकता है नया, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर आ सकता है, उसकी स्ट्रेटेजी हमसे बेटर हो सकती है, नया प्रोडक्ट लेके आता है, टेक्निकल इनोवेशन है, बिजनेस साइकिल्स है। अनसर्टेनिटी जो है दैट इज द स्पेशल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी को एक जो है स्टेटस दिया गया है सेपरेट फैक्टर का। लेकिन इसको भी क्या है, इग्नोर मतलब क्रिटिसाइज किया गया है कि यहाँ पे सिर्फ अनसर्टेनिटी बेयरिंग के ऊपर है, बट दूसरी भी चीजें होती हैं कि किस तरह से वो एबिलिटी से मैनेज करता है।
इस तरह से वो कोऑर्डिनेट करता है। तो ये भी अनरियलिस्टिक अजम्पशन है और वेग थ्योरी है कि अनसर्टेनिटी को बेयर करता है, और जॉइंट स्टॉक कंपनीज के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वहां पे ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट हैंड्स में होती है। और अनसर्टेनिटी जो है दैट इज नॉट ए सेपरेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।